Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about Zika virus. What is Zika virus and diseases which cause Zika virus? दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीका वायरस के बारे में और जीका वायरस के कारण बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज़ जीका वायरस क्या है, एंड देन व्हाट इज़ द सिम्पटम्स ऑफ जीका वायरस एंड ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटोज़ और ट्रांसमिशन इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटोज़, कैसे मॉस्किटो बाइट करता है, हाउ टू बाइट मॉस्किटो इन द ह्यूमन बीइंग एंड कॉम्प्लिकेशंस, इसके अंतर्गत क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जीका वायरस से जो डिजीज़ेज़ होते हैं उससे क्या क्या बॉडी में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एंड इसके बाद हम आपको इसी कॉम्प्लिकेशंस में बताएंगे कि माइक्रोसिफेली डिजीज़ क्या है एंड गिलन बेरे सिंड्रोम क्या है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस जीका वायरस से होने वाले डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक जीका वायरस एंड डिजीज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ जीका वायरस। जीका वायरस क्रिएट्स डिजीज़। जीका वायरस एक क्रिएट करता है डिजीज़ इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, और किसी व्यक्ति की बॉडी में ये एक डिजीज़ क्रिएट करता है कॉल्ड एज जीका फीवर, जिसे कहते हैं जीका फीवर या जीका बुखार। जीका वायरस जो है बॉडी में एक क्रिएट करता है वायरल इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं जीका फीवर। इट इज़ इन्फेक्शियस इन नेचर एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज़। दोस्तों हमने आपको डेंगू के केस में बताया था कि डेंगू एडिस एजिप्टी के बाइट के कारण होता है, जबकि अगले नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि चिकनगुनिया डिजीज़ जो है वो एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस के कारण होता है। और इसके बाद ये है जीका वायरस, ये भी मॉस्किटो बाइट से ही होता है, लेकिन वो भी मॉस्किटो जो होती है वो इन्फेक्टेड होती है जीका वायरस से। तो ये जीका वायरस भी एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, और वो भी एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस संक्रमित होते हैं जीका वायरस से। अगर ये दोनों मॉस्किटो जीका वायरस से संक्रमित हैं तभी ये किसी को मीन्स बाइट करेंगे ह्यूमन बीइंग को, तभी उन्हें जीका वायरस का संक्रमण होगा। अगर ये संक्रमित नहीं हैं ये दोनों तो संक्रमण नहीं फैलेगा। तो आइए जानते हैं, इट इज़ इन्फेक्शियस इन नेचर, ये नेचर में इन्फेक्शियस होता है, काफ़ी संक्रामक होता है, लेकिन चिकनगुनिया की अपेक्षा कम होता है। एंड आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जैसे स्थानों पर आज भी जीका वायरस के केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे देखिए, इट इज़ इन्फेक्शियस इन नेचर एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज़, और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में मच्छर के काटने के द्वारा। किसी भी मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो, इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी और इन्फेक्टेड एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के बाइट करने के द्वारा ये ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ क्रिएट होता है। आइए जानते हैं। तो ये आपने जाना कि जीका वायरस क्या है और ये क्या उत्पन्न करता है। अब आप जानेंगे कि जीका वायरस डिजीज़ के क्या सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स के अंतर्गत बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो एसिम्पटोमेटिक होते हैं, जो लक्षण नहीं दिखाई देते। मीन्स जैसे कि कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी व्यक्ति को काटा, और जैसे कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसमें जीका वायरस का अटैक हो जाता है और जीका वायरस का प्रसार उस व्यक्ति में बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिर भी उस व्यक्ति में
कोई सिम्पटम्स दिखाई नहीं देते जबकि जीका वायरस का अटैक हुआ होता है। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एसिम्पटोमेटिक केसेस। ऐसे केसेस जिसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं फिर भी वायरस का प्रकोप है तो उसे कहते हैं एसिम्पटोमेटिक केसेस। सो मोस्ट इन्फेक्शंस आर नॉट गिव्स सिम्पटम्स। बहुत सारे इन्फेक्शंस जीका वायरस के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिम्पटम्स या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं फिर भी उनमें जीका वायरस होता है, उसका प्रसार होता है। बट इन सिम्पटोमेटिक केसेस ऐसे केसेस को कहते हैं जिसमें सिम्पटम्स दिखाई देता है। इन सम सिम्पटोमेटिक केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जो सिम्पटोमेटिक होते हैं, मीन्स उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और उसमें जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं जीका वायरस के, तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं? फ्लू लाइक सिम्पटम्स, फ्लू की तरह सिम्पटम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें लो फीवर, और इसमें जीका वायरस में जो फीवर होता है वो लो ग्रेड का फीवर होता है, बहुत निम्न बुखार होता है, जैसे कि 99, 100 इस प्रकार से फीवर होता है, लो ग्रेड का फीवर होता है। रेड रैसेस, और बॉडी पर रेड रैसेस आ जाते हैं। ईची सेंसेशन, और बॉडी पे खुजली होती है। ईची सेंसेशन मीन्स खुजली और जलन महसूस होता है बॉडी पर। जॉइंट एंड मसल्स पेन, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द होता है। स्पेशली ऑन हैंड्स एंड फीट, स्पेशली जो है हाथों और पैरों में के जॉइंट हैं, हाथों और पैरों के जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उसमें और मांसपेशियों में दर्द होता है। हेडेक से दर्द होता है। कंजक्टिवाइटिस, और इसमें जीका वायरस से जो जीका फीवर होता है तो इसमें एक डिजीज़ उत्पन्न होता है जो कि आइज़ का डिजीज़ है, इसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो होता है जीका वायरस के द्वारा जीका फीवर में उत्पन्न हुए लक्षणों के कारण होता है, और इसमें कंजक्टिवाइटिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या है? व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? इन विच रेड, इची एंड इन्फ्लामेशन इन आइज अकर्स, जिसमें कंजक्टिवाइटिस में आँखें जो होती हैं रेड कलर में हो जाती हैं, एंड इन्फ्लामेशन होता है, जलन होता है आँखों में, और खुजली होती है। तो वही है कंजक्टिवाइटिस, रेड एंड इन्फ्लामेशन इन द आई। आँखों में कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो आँखें रेड हो जाती हैं, आँखों में खुजली होती है और जलन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। आइए देखते हैं अब, ये तो हो गए सिम्पटम्स कि इसके जीका वायरस में जो लक्षण आते हैं सिम्पटोमेटिक केसेस में वो क्या क्या सिम्पटम्स आते हैं, ये आपने जाना। अब आप जानेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है जीका वायरस का बॉडी में। तो फर्स्ट है ट्रांसमिशन के अंतर्गत, फर्स्ट है फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो कोई इन्फेक्टेड है, जैसे एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो अगर पहले से इन्फेक्टेड है और किसी हेल्दी व्यक्ति को वो बाइट कर लेता है मॉस्किटो, तो ऐसे हेल्दी व्यक्ति भी जीका वायरस के शिकार हो जाते हैं, जीका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सेकेंड है फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आर्गन ट्रांसप्लांट। चूँकि ये कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है ये जीका वायरस का प्रसार जो है, जैसे कि किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ब्लड कोई डोनेट किया और कोई लिया उस ब्लड को, तो उस ब्लड डोनेशन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो ब्लड को डोनेट कर रहा है जीका वायरस से संक्रमित है, तो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जो कि ब्लड ले रहा है उसे भी जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड आर्गन ट्रांसप्लांट, और कभी कभी ये आर्गन ट्रांसप्लांट जैसे अंगों का ट्रांसप्लांट होता है, अंगों का आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना किडनी या कोई अंग देता है, तो इस प्रकार से आर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा भी जीका वायरस जो है पहुंचता है उस बॉडी में, स्वस्थ बॉडी में। एंड थर्ड है बाई सेक्चुअल कंटैक्ट, और ये सेक्चुअल कंटैक्ट के द्वारा भी होता है। जीका वायरस का प्रसार जो है माउथ के थ्रू भी होता है, एनस के थ्रू भी होता है। एंड बाई सेक्चुअल कंटैक्ट, ये सेक्चुअल कंटैक्ट के द्वारा वेजाइनल फ्लूइड और सेमेन इत्यादि के द्वारा, ये सेक्चुअल कंटैक्ट के द्वारा जीका वायरस जो है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। सो ट्रांसमिशन के अंतर्गत आपने जाना फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, ये मॉस्किटो बाइट से हो सकता है। फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आर्गन ट्रांसप्लांट, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आर्गन ट्रांसप्लांट से हो सकता है। एंड आर बाई सेक्चुअल कंटैक्ट, या सेक्चुअल कंटैक्ट के द्वारा ये हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि जीका वायरस के अंतर्गत
जो मेन डिजीज़ेज़ होती हैं, जीका फीवर को तो आपने जाना, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस जब आते हैं, इसमें जब जटिलताएँ आती हैं, तो इसमें 2 ऐसे डिजीज़ और ऐड हो जाते हैं जो कि जीका वायरस के प्रकोप को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसकी जटिलताओं में, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में फर्स्ट है माइक्रोसेफेली। एक डिजीज़ होता है माइक्रोसेफेली। ये माइक्रोसेफेली जो है किसी भी वुमेन को गर्भावस्था के दौरान होता है। एंड इस डिजीज़ में क्या होता है, इन दिस डिजीज़ फीटस हेड एंड ब्रेन आर स्मॉलर देन द एवरेज साइज। इसमें जो होता है, जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, उसका हेड का साइज़, सिर का साइज़ एंड ब्रेन का साइज़ जो होता है, वो जो एवरेज साइज होता है, जो औसत माप होती है किसी भी फीटस की, उससे जो है स्मॉलर होती है, मीन्स छोटी होती है। सबसे बड़ी बात कि हेड और ब्रेन जब स्मॉलर होगा, एवरेज साइज से छोटा होगा, तो तमाम जटिलताएं बॉडी में फीटस के उत्पन्न होंगी। फ्रॉम विच, जिसके कारण हेड और ब्रेन के छोटा होने के कारण, फ्रॉम विच इम्प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स, जिसके कारण ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ब्रेन का क्लियर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एंड जिसके कारण बॉडी में अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। एंड लॉस ऑफ हियरिंग का लॉस हो जाता है। एंड लेस विजन अकर्ड, और विजन जो है इसमें कम हो जाता है, देखने की कैपेसिटी, आइज़ कैपेसिटी कम हो जाती है। क्योंकि जब ब्रेन ही छोटा होगा तो ब्रेन से ही सारे आर्गन्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि आई सिस्टम, ईयर सिस्टम, ये सब ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हियरिंग की कैपेसिटी जो होती है पूरी तरह से लॉस्ट हो सकती है या लॉस हो सकती है, और विजन कैपेसिटी कम होती है। एंड ये हुई माइक्रोसेफेली की बात। माइक्रोसेफेली डिजीज जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान होता है, मीन्स प्रेगनेंसी स्टेज में होता है, और प्रेगनेंसी के अंतर्गत मदर से चाइल्ड में जो चाइल्ड उत्पन्न होता है, उस फीटस का हेड और ब्रेन छोटा होता है, जिसके कारण तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है उस बेबी को। सेकेंड, जीबीएस, एक ऐसी जटिलता या एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन इसमें उत्पन्न होता है जीका वायरस के थ्रू कि जीबीएस का फुल फॉर्म है गिलेन बैरे सिंड्रोम। जीबीएस का फुल फॉर्म है गिलेन बैरे सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कभी कभी ऑटो इम्यून भी होता है, मीन्स कभी कभी हेरिडिटी से प्राप्त होता है। लेकिन जब इसमें गिलेन बैरे सिंड्रोम के अंतर्गत जब जीका वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे मीन्स जब जीका वायरस रिलेटेड हो जाता है, तो ये और भी जटिलताएं बॉडी में उत्पन्न करता है। जीबीएस और गिलेन बैरे सिंड्रोम इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, एडल्ट और चिल्ड्रन में व्हेन जीका वायरस रिलेटेड विथ जीबीएस, जब जीका वायरस जो है जीबीएस से रिलेटेड हो जाता है, जब जीका वायरस जो है गिलेन बैरे सिंड्रोम से संबंधित हो जाता है, कोरिलेट हो जाता है, दैट कॉज ए रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये एक उत्पन्न करता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये गिलेन बैरे सिंड्रोम जो है उत्पन्न करता है जब जीका वायरस इसके साथ अटैच हो जाता है। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है गिलेन बैरे सिंड्रोम, ये बहुत ही रेयर होता है, दुर्लभ होता है, जल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में इन कॉम्प्लिकेशंस के अंतर्गत ये गिलेन बैरे सिंड्रोम हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि दैट कॉजेज़ मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये अगर गिलेन बैरे सिंड्रोम किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो गया तो ये जो है मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट करता है, जिसके कारण मसल्स वीकनेस, बॉडी में मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। एंड कभी कभी इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो पैरालिसिस जैसी दिक्कत भी हो जाती है। पैरालिसिस मीन्स अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे हाथ पैर या किसी अंग का तिरछा हो जाना, टेढ़ा हो जाना, इस प्रकार से पैरालिसिस भी इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हो सकती है। तो इस एक्सेट्रा इस प्रकार से कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पेशेंट को, गिलेन बैरे सिंड्रोम से संक्रमित व्यक्ति को। आइए देखते हैं कि जीका वायरस के अंतर्गत इस डिजीज को अगर हो जाता है, इस प्रकार की डिजीज जैसे जीका फीवर, माइक्रोसेफेली एंड गिलेन बैरे सिंड्रोम, तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं। सो यहाँ पर there is no measure any medicine available for
फॉर जीका वायरस डायरेक्टली, मीन्स डायरेक्ट जो है जीका वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिम्पटम्स को हल्का करने के लिए, जैसे फीवर को कम करने के लिए और दर्द में आराम देने के लिए ये जो है लिया जाता है मेडिसिन एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन से दर्द में और फीवर में आराम मिलता है। एंड इसमें प्रिकॉशन के तौर पे रेस्ट एंड हाइड्रेशन जो है ज़रूरी होता है। इसमें पेशेंट को रेस्ट और हाइड्रेशन मीन्स लगातार पानी पीते रहना ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना होने पाए। तो इस प्रकार से रेस्ट एंड हाइड्रेशन मस्ट होता है इस डिजीज़ में। सो दोस्तों, जीका वायरस के बारे में आज आपने सारा डिटेल जाना और इस डिजीज़ के बारे में जो हमने आपको बताया कॉम्प्लिकेशंस के अंतर्गत माइक्रोसिफेली एंड गिलेन-बैरे सिंड्रोम, इन दोनों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक, वायरस का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। हमने आपको सारा डिटेल्स बताया। सबसे पहले हमने आपको वायरस के बारे में बताया था, फिर स्ट्रक्चर बताया, फिर उसका रिप्लिकेशन कैसे होता है, फिर जितने डिजीज़ेज़ होते हैं, कुछ डिजीज़ेज 2-4 डिजीज़ेज को छोड़कर मैंने लगभग 80-90% तक डिजीज़ेज को कवर किया है। सो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में डालें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।